नमस्कार साथियों। इस समय देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान हम देश की आज़ादी में संघर्ष करने वाले अपने महान सपूतों एवं महानायकों को याद कर रहे थे। भारत के महानायकों में सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता राजकोट रियासत के एक दीवान थे, जो एक बड़ा पद होता था। राजकोट रियासत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन थी। इस प्रकार गांधी जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। उनकी माता पुतली बाई एक धार्मिक महिला थी और परम वैष्णव थी। वैष्णव धर्म की पीड़ा बोध उनके मन में था। वह दीन दुखियों की सेवा में अपने को लीन रखती थी। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे मोहनदास करमचंद गांधी के मन में वैष्णवी करुणा पीड़ा बोध को भरा। बाद में महात्मा गांधी जी अपने प्रिय भजन में इसको शामिल भी करते हैं, जब वो कहते हैं कि वैष्णव जन तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो हम चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी के बचपन की। तो बचपन में उनको धार्मिक संस्कार दिए गए, दूसरों को दुख दर्द और पीड़ा बोध से परिचित कराया गया और उसके प्रति सहानुभूति उनकी माँ के द्वारा उनके मन में भरी गई। बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं राजकोट में हुई। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद 1894 में वे लंदन गए अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। लंदन जाते समय भी उनको अंधविश्वासों के कारण घोर विरोध का सामना करना पड़ा। उनके स्वजातीय लोग जो यह मानते थे कि विदेश में जाने पे, समुद्र पार जाने पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उन्होंने गांधी जी यानी उनके परिवार से कहा कि अगर वे समुद्र पार यात्रा करते हैं और लंदन जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उनके और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रारंभ से ही, बचपन से ही गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे, रूढ़िवादियों के विरोधी थे, रूढ़ियों के विरोधी थे और अंधविश्वासों पर उनका विश्वास नहीं था। माता ने उनके मन में एक सशक्त भावना भरी थी। गांधी जी ने विरोधों की परवाह नहीं की और अपनी पढ़ाई के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। वह 3 साल वहाँ रहे और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। लंदन प्रवास के दौरान उनका संपर्क विभिन्न धर्मों के विद्वानों से हुआ, जिनमें थियोसॉफिकल सोसाइटी और अन्य धर्मों के ज्ञाता थे। इसी बीच उनकी मुलाकात एडमिन अर्नाल्ड से होती है, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उनके विचारों का भी गांधी जी के मन पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा। वो तो पूर्व से ही वैष्णव थे, उनके मन में बचपन से ही पीड़ा बोध था। लोगों के दुख दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और उनके लिए वे संघर्ष में लग जाते थे। और लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत आते हैं और
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थित बम्बई में वे अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आंदोलन में वे बहुत बाद में आते हैं। पहले वे बम्बई में अपने को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। हर जगह हर आदमी सफल नहीं होता, चाहे कोई कितना ही योग्य क्यों ना हो। महात्मा गांधी के साथ भी यही हुआ। शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था और वे अपनी प्रैक्टिस में बम्बई में असफल हो जाते हैं। वे पुनः राजकोट लौट आते हैं। इसी बीच वहाँ पर स्थानीय रूप से वह प्रैक्टिस करते रहते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनकी कंपनी में एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने पर उन्हें बड़ा कटु अनुभव होता है। वे देखते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों, भारतीय मजदूरों और भारतीय व्यापारियों के साथ बड़ा नस्लवेदी व्यवहार किया जा रहा था वहाँ की अंग्रेज सरकार द्वारा। गांधी जी के मन में ये बात लग जाती है। कई ऐसे अवसर आते हैं जहाँ गांधी जी को भी खुद इन नस्लीय भेदभावों का सामना करना पड़ता है। डरबन की एक अदालत में जब वे मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतार कर बोलने के लिए आदेश देता है। गांधी जी दृढ़ सिद्धांतवादी थे और मानवता के पैरोकार थे। समानता में उनका विश्वास था। उन्होंने इस भेदभावपूर्ण आदेश को स्वीकार नहीं किया और अपनी पगड़ी उतारने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों की ये सोच थी, ये भावना थी कि एक हिंदुस्तानी एक पगड़ी धारण करके कैसे वकालत कर सकता है उनके समक्ष। ये बड़ी कुत्सित सोच थी। इसी तरह एक बार वो प्रेटोरिया जा रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का रेल टिकट था। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे। कुछ ही दूर गए थे कि एक गोरा, एक अंग्रेज वहाँ आया और उनसे कहा कि आप इस डिब्बे में कैसे बैठ गए। इन्होंने कहा हमारे पास इसका टिकट है। उसने कहा आपके पास भले टिकट है, लेकिन आप इस डिब्बे में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। आप जाइए और तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बैठिए, जहाँ जो डिब्बे भारतीयों एवं वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हैं। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में आप यात्रा नहीं कर सकते। वो ज़बरदस्ती इनको उठाने लगता है। गांधी जी अपनी सीट जकड़ कर पकड़ लेते हैं और तीसरे श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर देते हैं। कुछ और जाने पर पिट्सबर्ग में जब वो पहुंचते हैं तो कुछ और अंग्रेज आते हैं और उनको सशस्त्र बल द्वारा ज़बरदस्ती डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। वे सर्द भरी रात वहीं स्टेशन पर काटते हैं सिकुड़ते हुए। उनके पास वैध टिकट था प्रथम श्रेणी का, लेकिन आप उस समय की अंग्रेज़ों की मानसिकता को सोच सकते हैं कैसी रही होगी कि ज़बरदस्ती एक उच्च शिक्षित भारतीय जो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया था, लंदन जो अंग्रेज़ों का ही है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। यही नहीं, अन्य उच्च कुलीन लोगों को भी वहाँ व्यापारियों को कुली व्यापारी कहा जाता था, आसामी कहा जाता था। डॉक्टर को सामी डॉक्टर, कुली डॉक्टर कहा जाता था। तो गांधी जी ने
वहाँ के स्थानीय लोगों, भारतीय मजदूरों एवं व्यापारियों की इस पीड़ा बोध को समझा और इसके खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। यद्यपि उन्हें 2-3 साल में भारत लौट आना था मुकदमे की पैरवी के पश्चात, लेकिन वे एक जुझारू नायक थे, भागने वालों से नहीं थे। उन्होंने वहाँ की स्थानीय अंग्रेज सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। 1894 में उन्होंने वहाँ पर अपने संघर्ष को गति देने के लिए राष्ट्रीय नाटाल कांग्रेस की स्थापना की और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने सत्याग्रह में अहिंसा के पहले प्रयोग किए। कई बार उन्होंने अंग्रेज़ों को विवश किया कि आप मानवता की हत्या न करें, सही नियम कानूनों का पालन करें और मनुष्य में भेदभाव ना करें। वहाँ पर उनकी छवि एक जुझारू नेता की, एक दृढ़ निश्चयी नेता की, एक राष्ट्रवादी नेता की बन गई और धीरे धीरे वे पूरे विश्व में चर्चित होने लगे और भारत में भी उनकी ख्यात पहुँचने लगी। लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। बहुत से नियम कानूनों को बदलने के लिए बाध्य करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों, भारतीय मजदूरों, व्यापारियों को उनका हक दिलाते हैं और इसके पश्चात वे भारत में लौटने का फैसला करते हैं। भारत में आने के पूर्व भी उनकी ख्यात भारत तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया था और ब्रिटिश महारानी ने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली थी। दावा तो वे दुनिया को सभ्य बनाने और मानवता का पाठ पढ़ाने का करते थे, लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि वे दिन प्रतिदिन भारत का शोषण करते थे, यहाँ की संपदा लूटकर इंग्लैंड ले जाते थे और यहाँ के मजदूरों, व्यापारियों, शिल्पकारों का तरह तरह से उत्पीड़न करते थे। यहाँ तक कि कारीगरों के अंगूठे तक काट लेते थे, जिससे कि उनकी मैनचेस्टर और इंग्लैंड में संचालित सूती मिलों, फैक्ट्रियों को हमारे मजदूर जो हाथों से अपना सामान बनाते थे, हमारे किसान जो हल बैल से खेती करते थे, मुकाबला न कर सके या प्रतिस्पर्धा पैदा न कर सकें। इतनी गंदी सोच थी उनकी। इसका विरोध भारत में शुरू हो चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रारंभ में व्यक्तिगत स्तर पर इसके विरोध शुरू हुए। भारतीय युवा दूसरे रूप में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करना चाहते थे, जिसमें बंदूक, पिस्तौल या उनकी हत्याएं करके या उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा के भारत में स्वतंत्रता लाना चाहते थे। 1885 में, इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसमें 2 दल थे। प्रारंभ में उदारवादी थे, उनका विश्वास था कि अंग्रेज सभ्य लोग हैं और उन तक हमारी बातें पहुंच नहीं रही हैं, अगर ढंग से हमारी बातें उन तक पहुंचाई जाएं तो वो ये दयालु हैं और भारत को सभ्य बनाने आए हैं, तो वे यहाँ की बातें समझ जाएंगे और इनका कल्याण करेंगे। लेकिन उनके सोच मिथ्या साबित हुई। जैसा कि लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि उनको भिक्षा के बदले पत्थर ही मिले, तो
प्रारंभिक सुधारवादी या उदारवादी लोग असफल रहे, वे राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक गति नहीं दे पाए। यद्यपि उन्होंने विधानसभाओं में, असेंबली में, लोकसभा में वहाँ की उस समय की अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले याद थे। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्कपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों के समक्ष भारतीयों की मांगें रखी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके पश्चात गरम दल के आंदोलन ने जोर पकड़ा। ये सब कांग्रेस के अंदर ही धड़े थे, जिसमें लाला लाजपत राय आदि मुख्य थे। लेकिन छिटपुट घटनाओं के पश्चात भी कोई व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। 1915 में गांधी जी 21 वर्षों के संघर्ष के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया था कि आइए, भारत में आपकी आवश्यकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आप नेतृत्व करिए और इसको संगठित करिए। गांधी जी एक संगठनकर्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में मशहूर हो चुके थे और उन्होंने भारतीय मजदूरों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों को मिलाकर एक व्यापक संगठन वहाँ तैयार किया था, जो वहाँ की स्थानीय सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त संघर्ष चलाए हुए था। 1915 में भारत आने के पश्चात गांधी जी तुरंत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ते हैं। वह बिना किसी तैयारी के, बिना किसी समझ के, बिना पूरी बातों को समझे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते थे। 1916 में उन्होंने साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना की और भारत की परिस्थितियों, यहाँ की राजनीति, यहाँ के समाज, यहाँ के दीनहीन लोगों, यहाँ के आंदोलनों आदि का साल भर लगभग अध्ययन किया। पूरी स्थिति को आकलन करने के पश्चात इनको पहला मौका आया जब ये चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिहार गए। बिहार के चंपारण में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था और गांधी जी को उसमें वहाँ के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया कि आइए, आप किसान आंदोलन का नेतृत्व करिए। किसान आंदोलन का कारण ये था कि वहाँ नील की खेती होती थी। अंग्रेज निलहे भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, वो भी थोड़ी मोड़ी ज़मीन पे नहीं। वह भारतीय किसानों को विवश करते थे कि वह अपनी ज़मीन के 3/4 भाग पर नील की खेती करें और पूरा का पूरा उत्पादन उनके द्वारा तय किए गए रेट पर, उनके द्वारा तय की दरों पर अंग्रेज व्यापारियों को सौंप दें। ये एक बहुत बड़ा अन्याय था। देश में एक तरफ अकाल पड़ रहा था, भारतीय लोगों को खाने तक के लाले पड़ रहे थे, किसान अपना पेट भरने के लिए अन्न नहीं उपजा सकते थे और अंग्रेज व्यापारियों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जा रही थी। गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ जाते हैं और पूरे किसान आंदोलन का अध्ययन कर अंग्रेज़ों का विरोध करने का फैसला करते हैं। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें ज़बरदस्ती नील की खेती न कराई जा सके।
गांधी जी के आंदोलन से वहाँ की सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आया। गांधी जी के पहला सत्याग्रह प्रयोग भारत में चंपारण में ही हुआ। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के इस तरह के नियम कानूनों को न मानने के लिए किसानों को प्रेरित किया। विवश होकर सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी, जिसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे, जो किसानों की समस्याओं को सुनती और समाधान करती। अंततः वहाँ की सरकार झुकी और गांधी जी की बात मानने के लिए बाध्य हो गई। बहुत हद तक किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। पूरे देश में चर्चित हो गए। चंपारण से लौटने के बाद 1918 में एक समस्या गुजरात के खेड़ा गांव में किसानों के समक्ष उत्पन्न हुई। उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार जो थी, ज़बरदस्ती पूरा लगान वसूल कर रही थी। किसानों की मांग ये थी कि इस साल अकाल पड़ा है तो लगान माफ़ कर दिया जाए या आंशिक रूप से लगान वसूल किया जाए। गांधी जी को वहाँ बुलाया गया। गांधी जी ने पूरी स्थिति का अध्ययन किया और किसानों का आह्वान किया कि जब तक सरकार लगान में कमी नहीं करती और जिन किसानों की फसल एकदम से नष्ट हो गई है उनके लगान माफ़ नहीं करती, कोई किसान टैक्स जमा नहीं करेगा, लगान जमा नहीं करेगा। गांधी जी के आह्वान का व्यापक असर हुआ। सारे किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। अंग्रेज़ों ने दमनकारी नीति अपनाई पर वह लगान प्राप्त करने में असफल रहे। अंततः विवश होकर सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने लगान को माफ़ करने और उसमें कमी करने का निश्चय किया। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का दूसरा सफल प्रयोग था। उनके साथ लाखों किसान जुड़ चुके थे। खेड़ा सत्याग्रह की सबसे बड़ी खोज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने और गांधी जी ने उन्हें किसानों का नेतृत्व सौंपा। इसी समय से वे किसान आंदोलन से जुड़े और आगे चलकर भारत को एक महान नायक मिला, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा काम किया और लगभग 400 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कराया और भारत के पहले गृह मंत्री भी बने। उनका योगदान भारतीय समाज, भारतीय जनता युगों युगों तक याद रखेगी। खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात अहमदाबाद में 1918 में मिल मालिकों और वहाँ के मजदूरों में विवाद हो गया। मिल मालिक मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दे रहे थे और किसान मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मजदूरों ने गांधी जी से अनुरोध किया कि आइए और हमारी समस्याओं का भी समाधान कराइए। गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए व्यापारियों से वार्ता करते हैं। व्यापारी लोग मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर देते हैं, जिसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन करते हैं और उनके आमरण अनशन से व्यापारियों पर दबाव पड़ता है, मिल मालिकों पर दबाव पड़ता है और वह
मजदूरों की मजदूरी 3/3 बढ़ाने पर सहमत हो जाते हैं। इन सब से गांधी जी की लोकप्रियता पूरी राष्ट्रव्यापी हो गई थी और ये भावना बन गई थी देश में कि गांधी जी का नेतृत्व यदि मिला तो देश जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लंबी और संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ सकता है। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक व्यापक गति मिल सकती है। इसी बीच अंग्रेज सरकार एक कानून लेके आती है जिसे रॉवलट एक्ट कहा जाता है। रॉवलट एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर अंग्रेजी सरकार चाहे तो बिना किसी कारण बताए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है। देश में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने भी इसका विरोध करने का निश्चय किया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आह्वान किया और पूरे देश के नेता रॉवलट एक्ट के विरोध में एकजुट हो गए। 1919 में रॉवलट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल व्यापक हुई और अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के सभी कामकाज ठप कर दिए गए। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जलियांवाला बाग में घटती है। 12 अप्रैल 1919 को वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें रॉवलट एक्ट का विरोध करने के कारण 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी। इसी दिन बैसाखी थी। बैसाखी होने के कारण भीड़ अपेक्षा से ज़्यादा आ गई। जलियांवाला बाग पूरी तरह खचाखच भर गया। यहाँ तक कि अमृतसर शहर में भी ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो गई। अंग्रेज जनरल डायर को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि अंग्रेजी सरकार की हुकूमत का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया है। उन्होंने इस विरोध को कुचलने का निर्णय लिया। जलियांवाला बाग में एक ही गेट था जो खुलता था और चारों तरफ से वो बाग ऊंची चहरदीवारी से घिरा हुआ था। जनरल डायर अपने सैनिकों को गेट की तरफ से गोलीबारी करने का आदेश देता है। गोलीबारी होते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है और हजारों लोग कुछ तो अंग्रेज़ों की गोली से और कुछ भगदड़ में मारे जाते हैं। ये अंग्रेजी सरकार का एक विकृत चेहरा था और भारतीयों के प्रति उनकी नफ़रत और घृणा का प्रतीक था। जलियांवाला बाग कांड से देश स्तब्ध रह गया। अंग्रेज़ों की भी बड़ी बदनामी हुई लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुए, बहिष्कार हुए, लेकिन बहुत प्रभाव अंग्रेज़ों पे नहीं पड़ा। 1920 में एक खिलाफत का प्रश्न आया जिनमें तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व में मुस्लिमों का एक तरह से
खलीफा या धर्मगुरु माना जाता था, उसको हटा दिया अंग्रेज़ों ने। भारत में भी मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी थी और यहाँ के नेताओं ने भी खिलाफत के प्रश्न पर अंग्रेज़ों का विरोध करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी की सोच यह थी कि यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक ऐसा अवसर था जो 100 वर्षों तक नहीं आने वाला था। अतः उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा प्रश्न था जिसका कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गलत किया। इससे बाद में चल के सांप्रदायिकता की भावना का देश में विकास हुआ। बहरहाल ये मत व्यापक रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग किया और इससे हिंदू मुस्लिम एकता हुई भी। बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम नेता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया। इसमें खिलाफत के विरुद्ध महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, उनके साथ असहयोग, छात्राओं के राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश, राजकीय स्कूलों को छोड़ना, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें उस दौरान हुई। उस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारतीय जनता का व्यापक रूप से इसमें जुड़ा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक व्यापक रूप से फैल गया। यहाँ तक कि सीमांत प्रांत में और मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत में भी ये आंदोलन फैल गया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि 1922 में गोरखपुर के तत्कालीन गोरखपुर, वर्तमान में तो संभवतः देवरिया में है, तत्कालीन गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयंकर घटना हो जाती है। एक किसान आंदोलन के जुलूस पर अंग्रेज गोली चला देते हैं। पुलिस गोली चलाती है, जिससे जनता भड़क जाती है। गुस्साई भीड़ चौरा चौरी के पुलिस थाने को फूंक देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। महात्मा गांधी यह समझ जाते हैं कि अब आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाना संभव नहीं है। इस घटना के विरोध में वे असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और घोषणा करते हैं कि एक ठहराव के बाद आंदोलन फिर से चलाया जाएगा। उनका मानना था कि क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, अतः अंग्रेज इसको सशस्त्र संघर्ष का नाम देके कुचल देंगे और लाखों हजारों लोग अनायास मारे जाएंगे। उनकी भावना ये थी कि हर एक बड़े आंदोलन के बाद थोड़ा सा विराम ले लिया जाए, आंदोलन एक शक्ति संचय कर ले, फिर आगे बढ़ा जाए। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से देश में निराशा का माहौल बना। लेकिन इसी बीच कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, रोशन लाहिरी, सूर्य सेन आदि अनेक नेताओं ने और अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा।
सशक्त संघर्ष का ये परिणाम हुआ कि युवा लोग जेल जाने लगे। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी थे, उनकी सोच ये थी कि युवाओं को इस तरह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अंग्रेज उन्हें जेलों में डाल देगी या उन्हें फांसी पर लटका देगी या गोली मार देगी। लेकिन युवाओं की सोच ये थी कि अंग्रेज सरकार बहरी है, उसको सुनाने के लिए, जगाने के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है। बहरहाल 1922 से 30 के बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें व्यक्तिगत तरह की घटनाएं ज़्यादा हुई, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के अंतर्गत ही मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने स्वदेशी और स्वराज्य का आंदोलन चलाया। इसी दौरान 1927 में भारतीय विषयों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो भारत आकर भारत के विषयों पर विचार करता और यह तय करता कि भारत को क्या कुछ दिया जाए, संवैधानिक रूप से या अन्य रूप में। ये एक विडंबना ही थी कि भारतीयों के विषय पे विचार करना था और एक भी भारतीय उस कमीशन में नहीं था। देश के नेताओं ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध करने का निर्णय लिया, आह्वान किया। लाला लाजपत राय जी, जो गरम दल के महान नेता थे, इसका विरोध करते हुए लाठियां खाई और उनको ऐसी चोट लगी जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। इस तरह से आंदोलन चलता रहा। साइमन विरोधी आंदोलन ने देश में व्यापक फलक पर सफलता पाई और अंग्रेज सरकार बहुत कुछ भारतीय विषयों पर विचार करने के लिए विवश हुई। उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए भारतीय नेताओं पे, जिनमें विचार विमर्श हुआ और काफ़ी कुछ सुधार भी हुए। लेकिन इस दौरान 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वाला एक प्रस्ताव पास हुआ और यह निर्णय लिया गया कि इसको प्राप्त करने के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इसकी कोई रूपरेखा तय नहीं की और उन्होंने महात्मा गांधी को इसके लिए अधिकृत कर दिया और सारे संगठन और नेताओं को गांधी जी के अधीन कर दिया गया कि वे अपने ढंग से इस आंदोलन को चलाएं। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया, जिसमें सत्याग्रह पूर्वक अंग्रेज़ों का विरोध करना, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उनके स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, कोर्ट कचहरी में विरोध करना, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये व्यापक रूप से पूरे देश में फैला और अंग्रेज सरकार को बहुत कुछ करने के लिए बाध्य किया। इसी बीच गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि गांधी जी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे और अंग्रेज सरकार जो है उनके विषयों पर विचार करने, उनके विषयों पर विचार करने के लिए एक अच्छा सा कानून लाएगी। 1935 में एक कमेटी बनी और एक कानून आया, लेकिन उससे भारतीय की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय नेताओं से अनुरोध करती है कि भारत युद्ध में सहयोग करे
अंग्रेज बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए भारत को भी युद्ध में शामिल कर लेते हैं, जिसका भारतीय राष्ट्रीय नेताओं एवं गांधी जी विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि एक परतंत्र देश दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ जा सकता है। इन सब के बीच गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट देते हैं, विचार देते हैं। उनका ये मानना था कि ऐसा कुछ परिस्थिति ना पैदा की जाए जिसके कारण इंग्लैंड को, ब्रिटेन को विश्व युद्ध की लड़ाई में कोई बाधा पहुँचे। अतः उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से इसका विरोध किया और विनोबा भावे इसके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। बाद में विभिन्न नेताओं ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध किया। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अब वे पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी बात के लिए तैयार नहीं थे। संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। अंततः सरकार को भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ा और इस पर विचार करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। बाद में आंदोलन भी चलता रहा। द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान भारतीय नेवी ने विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे कई सेनाएं उसमें सम्मिलित हो गई। इस तरह अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब वे भारत पर शासन नहीं कर सकते। अंग्रेज एक व्यापारी थे, वे तभी तक शासन करते जब तक उन्हें यहाँ शासन करने से लाभ होता। वो दोनों तरह से समझ गए थे कि ना तो आर्थिक रूप से और ना सैनिक और राजनीतिक रूप से भारत में अब बने रहना उनके लिए हितकर है। अतः वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की। लेकिन इसी बीच कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अंग्रेज़ों ने वोट डालो और राज करो की नीति का आचरण किया। मुस्लिम लीग की मांग पर उन्होंने भारत विभाजन करने का निर्णय लिया, जिसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे कोई और विकल्प न होने पर देश का विभाजन हो गया। देश में चारों तरफ दंगे भड़क उठे। लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने की त्रासदी झेले और बड़ी दुखदपूर्ण स्थिति में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, जिसमें सदी के महानायक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगी कि कभी हाड़ मांस का गांधी हुआ था। अर्थात वे मानते थे कि इतना महान व्यक्तित्व होना बहुत मुश्किल है, असंभव है। स्वतंत्रता के बाद भी देश में दंगे भड़क गए। नोआखाली में महात्मा गांधी दंगों की रोकथाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक यात्राएं करते रहे, लोगों को समझाते रहे। उनके प्रयासों के कारण उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंततः एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे ने उनकी हत्या कर दी। देश स्तब्ध रह गया और एक महानायक का दुखद अंत हुआ। राष्ट्र उनके प्रति
युगों युगों तक कृतज्ञ रहेगा। हम उनके दिए गए दिशा निर्देशों, उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके स्वच्छता के प्रयास, दीनों दुखियों के प्रति उनकी दीन भावना और सत्य अहिंसा के उनके प्रयोग के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची आस्था तभी होगी जब उनके बताए गए रास्तों पर चलें, जब पूरी दुनिया में विश्व शांति होगी, हिंसा की समाप्ति होगी और अहिंसात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा, न कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण युद्ध लड़े जाएंगे। वो दिन जब आएगा तो भारत के लिए, गांधी जी के लिए गौरव का दिन होगा। आज भी विश्व में जहाँ कहीं भी हिंसा होती है, लोग पीड़ित किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, तो दुनिया गांधी जी को याद करती है, उनके सत्याग्रह को याद करती है, उनकी अहिंसा को याद करती है। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है गांधी जी के लिए। महात्मा गांधी की जय।